आज हमारे साथ भाजपा के नेता कन्हैया चौबे हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं। इन्होंने एक दशक पहले भवनाथपुर विधानसभा में भाजपा को जो है एक नींव रखा था और एक पेड़ लगाया था, जो आज जो है वो पेड़ एक बरगद नुमा बन गया है। काफ़ी मेहनत किए थे, आज पुनः उसी मोड में लग रहे हैं कन्हैया चौबे। सबसे पहले चाचा आपको अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फील्ड में हैं, जिस तरह से भाजपा को सीज करके तैयार किया था, क्या भाजपा आज वो आपको मिलता है? देखिए, समय के साथ लोग का विचार और लोग बदलते हैं। भाजपा के लोग आज आपको खोजने से पुराने तो नहीं मिलेंगे रोड पर, जो हैं उनको आप भाजपा मान रहे हैं, तो हम भी भाजपा मान रहे हैं। लेकिन भाजपा के विचार जिसके अंदर में है, उसका चरित्र, उसका चेहरा वो दमकता चमकता रहेगा। कितनों भी दुश्वारी रहेगी उनके पास, वो अपने समय पर अपनी संस्कार को दिखाई देंगे कि हम भाजपाई हैं। क्या भाजपा में आपको लगता है कि कुछ बिखराव है? देखिए, पार्टी में बिखराव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पार्टी में जब मैं आया था तो 12-13 में, तो पार्टी का झंडा लगने हम लोग निकलते थे, बड़ी मुश्किल से लोग घर पर झंडा लगता था। कोई डर के बारे में लगाता था, कोई किसी के आतंक के बारे में झंडा छूता था, कोई किसी की दादागिरी पर पीछे हट जाता था। तो बड़ी मुश्किल से हम घर घर में जाके झंडा लगाना शुरू किया था। अब आज जो भाजपाई हैं और उस भाजपाई में आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि वो संघर्ष के उपज से, वो नक्सलवाद से पीड़ित थे, वो दबंगई से, दादागिरी से पीड़ित थे, वो दीनदयाल अटल के सपना वाले भाजपा थे, वो हर हर मोदी घर मोदी एक स्वच्छता के प्रतीक के भाजपाई थे। अब हमारा गंगा नदी तो वही है। अब बहुत से नाले आकर उसमें गिर गए अपनी गंदगी लेके, तो धीरे धीरे वो भी गंदगी आगे बढ़ चली जाएगी, भाजपा साफ हो जाएगा। पवित्र है भाजपा, और भाजपा की अंदर की जड़ें मजबूत है। पत्ते पर उसे गंदगी बैठ गई है, एक मानसून कस के बरसेगा ना तो बड़े आराम से सफाई हो जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा सरोकार हमेशा जन सेवा से रहा है, और जन सेवा से ही सब कुछ बढ़ता है, फलता है, फूलता है, मजबूत है। अगर हम अपने घर में अपनी माँ बाप को प्रेम पूर्वक सेवा ना करते हो, समय पर भोजन ना दे, समय पर दवा ना दे, समय पर कपड़ा ना दे, समय पर उनको टहलावे नहीं, घुमावे नहीं, उसी प्रकार पत्नी है, बच्चे हैं, सबको समय पर सबका हक न दे, तो वो भी विद्रोह कर देते हैं। उसी प्रकार से पार्टी है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता बूथ लेवल का है, प्रखंड लेवल का है, अनुमंडल लेवल का है, जिला लेवल का, राज्य लेवल का, फिर देश लेवल आता है। तो हम जहाँ जिस लेवल में है, उन कार्यकर्ता को मान सम्मान, उनका दुख दर्द में शरीक होगी। वह कार्यकर्ता का दर्द नहीं है, खुद का दर्द होना चाहिए। मेरा दर्द था, जब मैं 12-13 में घुस जाता, हमसे लोग जुड़े थे, अपेक्षा करते थे, तो जहाँ पर जो समस्या था उसका समाधान अपने हम सामर्थ्य करते थे, आगे भी करेंगे। आए हैं तो मैं बताऊं, क्या आपने सुना है कि भारतवर्ष में किसी नेता ने राजनीति करते वक्त किसी गरीब का जमीन छुड़ाया हो, गिरवी रखा हुआ? मैं बताऊं कि 13 के मार्च में मैं खरौंदी प्रखंड के चौरिया में गया था। वहां पर कृष्णा चौधरी नामक एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है कैंसर से। समाज के लोग इकट्ठे हुए और साहूकार भी इकट्ठा हुआ, जो पंडा नदी किनारे उसका जमीन रेहन रख के गेहूं बुना था। गेहूं काटने का समय आ गया था। पति की मृत्यु से आग पत्नी बिलख रही थी। उसके 2 बच्चे थे, एक 11 साल का था, एक 7 साल का। समाज मिल के उसका कोई मदद कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मुझे लगा कि नवरात्र में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ये भी दुर्गा है। मैंने बोला साहूकार से
इनकी जमीन को गिरवी रखे हैं आप? बोले हाँ। हम क्या आज पैसा देंगे तो छोड़ दीजिएगा? बोले तुरंत छोड़ देंगे। हमने उसी समय 25,000 रुपया निकाल के विनोद चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, विश्वनाथ राम, अरुण सिंह, उमेश पाल, रामचंद्र सिंह, सारे भाजपा के, खिलावन राम, सबके सामने हमने 25,000 रुपया दिया और जमीन छुड़ा दिया। यह बड़ा ही सेवा है। इसी सेवा को देखते हुए जनमानस में विश्वास पैदा हुआ कि सचमुच में कोई हम लोगों का दुख समझने वाला एक बेटा आया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी परिपाटी का मेरी राजनीति होगी। अब जैसे यहाँ पे आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ा समस्या आपको भवनाथपुर विधानसभा में क्या नजर है? सबसे बड़ा समस्या इस विधानसभा में है कि दो परिवारों ने राजनीति को ऐसा हाईजेक करके रखा है, समाज के बहुतेरे लोगों को ऐसा भटका के रखा है कि कोई आगे के लिए सोच ही नहीं पा रहा है, जैसे कुआं में भांग घोर दिया गया हो। आजादी के बाद 57 में भवनाथपुर विधानसभा का गठन होता है और 57 में एक तिवारी जी, एक रविदास जी हुए और 62 में गढ़ परिवार में राजनीति चली गई और 62 से लेके अभी हम बात करें तब तक 2 वर्षीय गिरवर जी, 2 कार्यकाल गिरवर जी और 1.5 कार्यकाल केसरी जी, 17.5 साल को छोड़ दीजिए तो 40 साल, 60 और 40, 200 और 26, 66 में 17.5 निकाल दीजिए, मोटा मोटी 49 वर्ष हुआ। अब 49 वर्ष के हिसाब से और बांट दीजिए, झारखंड बनने के बाद केसरी जी का कार्यकाल खत्म कर दीजिए। ये 2 परिवार ने पूरे सिस्टम को हाईजेक कर रखा है। अब इससे क्या निकलना और क्या बचना जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो क्या 2 ही परिवार राजनीति करेंगे? अब कुछ कर भी नहीं रहे। तो मैं चाहता हूं कि समाज के बहुतेरे लोग बात को सोचें। उदाहरण में दूं कि मैं घूम रहा हूं, आदिवासी का जमीन को समस्या है नगर में। नगर की जमीन 10 लाख रुपए डिसमिल है अनुमंडल के सामने, और नगर की जमीन 69 से लेके आज तक मैं बात कर रहा हूं दबंग लोगों के रूप में जो यहाँ पर स्थापित हुए हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, वो कब्जा करके बैठ गए हैं। तो एन प्राकेन CNT की जमीन है। 1908 में जो अंग्रेज सरकार ने सुरक्षा कवच के रूप में CNT का निर्माण किया था, उस कानून के तहत रहते हुए भी, मंत्री होते हुए, विधायक होते हुए, दबंग होते हुए, सरकार में रसूख रखते हुए, आगरा होते हुए भी उस जमीन को नहीं छोड़ते हैं, रख लेते हैं। दुख होता है इस बात का। हमारा घर का लड़का अगर आतंकवादी है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर एक आम से पूरा टोकरी सड़ रहा हो तो आम को निकाल के बाहर करना चाहिए ना। तो हमारे राजनीति की परिधि में यह सोच है कि 2 परिवार जो कैद करके रखे हुए विधानसभा को, इससे बाहर किया जाए, तब कुछ रास्ता निकल सकता है। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, और इस विषय पर ये बड़ा समस्या है। इस समस्या पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए जो है युवाओं को जो है एक मजबूत करके और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को बेरोजगारी दूर हो सके। उसके लिए क्या आप कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि मैं सरकार के किसी आदमी के नजदीक नहीं हूँ, और पिछले भी जो सरकार थी उसके भी किसी आदमी के नजदीक नहीं था, लेकिन मैं जनमानस के नजदीक था, हूँ और रहूंगा। आप बताइए, रोजगार के लिए तुलसी धावर माइंस का लड़ाई हमने लड़ा। तुलसी धावर माइंस का लीज राज्य सरकार को देना था। 1000 त्वरित प्रतिदिन पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे, उनको रोजगार मिलता। वह सरकार हेमंत जी की थी और उन्होंने लीज 2 साल का दिया, माइंस नहीं चालू हो पाया। वहाँ का अधिकारी बोला कि पर्यावरण लेने में हमको 18 महीना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, और ऑलरेडी 1.5 साल से लेट है। आप ये बताइए कि मैं रोजगार के लिए लड़ाई लड़ा, और जो वर्तमान में विधायक हैं, जिनकी सरकार में सहभागिता है, इन्होंने माइंस का नहीं खुलवा दिया। एक रोजगार का, मजदूर का समस्या हल होता। दूसरा,
अगर हम रोजगार की बात करते हैं, इसी जगह क्रशर प्लांट हमारे जन्म के समय लगा था, तो क्रशर प्लांट कटवाने का जो प्रक्रिया चालू हुआ, तो सबसे पहले उसका एस्टीमेट निकाला गया कि कितने का प्लांट है। तो सेल ने इसका ऑडिट करा के रिपोर्ट एस्टीमेट निकलवाया कि 23 करोड़ का प्लांट है। अब 23 करोड़ का प्लांट को 10% में ठेकेदार टेंडर में अपने नाम करा लेता है। और उस समय जो विधायक थे, अब कैसे मैनेज हो गए, क्यों तैयार हो गए प्लांट कटवाने के लिए? क्योंकि मजदूरों की लड़ाई में वो अपने घर से एक दिन बाहर नहीं निकले। मजदूर तड़पते रहे, भूखे प्यासे। हम भी मजदूर के साथ 13 दिन भूख हड़ताल किए। ठंडी के दिन फरवरी महीने में लोग रोड पर सोते रहे। अब बगल में विधायक जी सो रहे थे, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं उठाया। अब रहा प्लांट कटवाने का, उनके ही विधानसभा में उनको विधायक रहते, प्लांट बिक गया, अब कटना शुरू हो गया। और जब रिजल्ट निकल गया, विधायक उनका दूसरा भाई हो गया, जेएम का विधायक हो गया, जेएम का सरकार है, तभी प्लांट कट गया। तो बताइए, प्लांट कटवाने वाले विधायक रोजगार के बारे में तो सोचे नहीं। अब हमसे आप पूछ रहे रोजगार के बारे में, तो मैंने 2-3 मुद्दे पर सोच रखा हूं। मैं अगले साल भवनाथपुर विधानसभा में एक सेफ्टी एंड फायर की कंपनी इंस्टीट्यूट चलाती है नागपुर में, मैं उसको लाऊंगा, यहां पर स्थापित कराऊंगा। और वहां के जो लड़के हैं ITI डिप्लोमा, BA, इंटर, उनको मैं सेफ्टी का फायर का ट्रेनिंग करवाऊंगा साल भर का। 50% अनुदान सरकार से मांगूंगा, व्यवसायी से मांगूंगा, जनप्रतिनिधि से कहूंगा, अपने भी चार्टर करूंगा। और 50% अनुदान के बाद जो फीस लगता है उस लड़कों से जमा कराऊंगा। और 100 लड़कों को साल में ट्रेनिंग करवा के मैं NCL, बिरला, ग्रासिम रेला, NTPC, सीमेंट फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश में हमारे जिला से सटे हुए जो हैं डाला, चूर, चुनार, रेणुकूट, रेणुसागर, अनपरा, बीजपुर, शक्तिनगर, बिंदनगर, इस जगह मैं इन लोगों को नौकरी दिलाने का 100% प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि आज के युग में जब सेफ्टी का और फायर का ट्रेनिंग किया हुआ लड़का हमारे पास आता है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनियां उनको नौकरी देने में बहुत तत्परता के साथ आगे बढ़ती है। दूसरा, हमने एक प्लानिंग और किया है कि अगले साल जनवरी में मैं मशरूम की खेती करने वाला एक पार्टी से बात कर रखा हूं हरियाणा से, उसको मैं लाऊंगा और अपने विधानसभा में प्रखंड भाई हर प्रखंड से 10 लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा मशरूम की खेती करने का। और उनको जो मशरूम खेती करने में, मान लीजिए एक छोटा सा लड़का है, 10 बाई 12 के कमरे में अगर मशरूम खेती करता है या जगह पर करता है और उसको 50,000 का रुपया चाहिए, उसको मैं अपने ही लोगों के बीच एक सोसाइटी बना के बिना ब्याज का 5 वर्ष के लिए रुपया प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि वो मशरूम की खेती कर सके और उस मशरूम जो पैदा करेगा उसका कलेक्शन करा के उसको मार्केट में अवेलेबल, नजदीक का मार्केट बनारस और रांची है, मैं वहां भिजवाऊंगा। तीसरा, मैं 3 जगह रोजगार देने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ के नौजवानों को, जो असमय में परदेश जाके काल के गाल में समा के घर लाश के रूप में लौट आते हैं और यहाँ के नेता गिद्ध की तरह रिफाइंड और आटा लेके उनके घर दौड़ने लगते हैं। तीसरा मेरा ये है कि मैं यहाँ पर एक जगह जगह पर छोटे छोटे गरीब पिछड़ा जगह पर एक स्कूल खोलूंगा, जो पहली से लेके 5वीं तक का होगा। उसमें शुरू से ही स्वावलंबन और रोजगार की योजना के लिए उनको हम टेक्निकल
चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्निकल कोई इक्विपमेंट का हो, उनका हम पाठ्यक्रम देंगे, क्योंकि वो लड़का जब 5 के बाद 10 तक जाएगा तो उसमें रुझान पैदा हो और वहीं से अपना भविष्य के लिए और रोजगार के बारे में सोचना शुरू कर दे। यही मेरी भविष्य की प्लानिंग है। इसी प्लानिंग पर मैं आगे चल के काम करूंगा, जिससे हमारे क्षेत्र में पलायन दूर हो और नए बच्चे रोजगार से अपने को सृजित कर सके। अभी वर्तमान जो विधायक हैं, चुनाव में इनका घोषणा था पावर प्लांट का, क्या लगता है, क्या संभावना है, लगा पाएंगे? कि भैया इन लोगों की बात हम नहीं कर सकते। भगवान भी तंग आ चुके हैं इन लोगों की कथनी करनी, इन लोगों की सोच समझ से। मैं बताऊं, आदिवासी की जमीन के लिए मैं इनको कागज दिया था, जो कोर्ट का फैसला आया है 7 जुलाई 1987 में। वह कौन कोर्ट है? वो न्यायालय कोर्ट नहीं है। अपर समाहर्ता सीओ भी कोर्ट लगाते हैं, एसडीओ भी कोर्ट लगाते हैं, अपर समाहर्ता भी लगाते हैं और जिला अधिकारी भी लगाते हैं कोर्ट। तो सीओ के यहाँ से कोर्ट से और कमिश्नर के कोर्ट से 7 जुलाई 89 में आर्डर आया है कि सभी भू माफियाओं का डिमांड कैंसिल करके आदिवासी उरांव का जमीन वापस किया जाए। और मैंने पिछले 2 महीना पीछे एक शादी के कार्यक्रम में माननीय वर्तमान विधायक को कागज दिया था। क्या विधायक इस पर कोई संज्ञान लिए? न मीडिया को बताए, न सरकार को बताए, न विधानसभा में सवाल उठाए। 2 महीना पहले दिए थे तो कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम मीडिया में विज्ञप्ति जारी करके बता सकते थे ना कि हाँ बात सही है। लेकिन दोनों परिवार एक है, इनका साठगांठ है। इन दोनों राजकुमारों के पिताजी ने समझौता किया था 80 में और उसका पालन 2005 तक हुआ है। हम उरांव की जमीन की ओर ताकेंगे नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी। और आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। बाकी लोगों ने खाना नहीं है, क्या कह सकते हैं इन लोगों के बारे में हम? अच्छा, जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, जो क्षेत्र के लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, लड़ाई उसका कौन लड़ेगा? देखिए संकेत जी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, बड़ा सटीक बैठता है हमारे विधानसभा में। प्रदेश में अभी जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। उनके भविष्य को ये सरकार ने बेच दिया है। भ्रष्टाचार है ना, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है ना, हमारे पार्टी के अगुवा लड़ रहे हैं ना, छात्र को साथ दिए हुए ना। सारी नौकरियां 100 करोड़ में बेचने की प्लानिंग इन लोगों की, बेच भी दिया इन लोग। सीबीआई से जांच करके भाग रहे हैं। अब रहा छोटे स्तर पर, पंचायत लेवल पर। आप बताइए कि मैं नगर अनुमंडल में 3 दिन पहले दुर्व्यवस्था यहाँ का देखा, जनता को तड़प तड़प कर मरते देखा। एक महिला हमारे सामने तड़प कर जान दे दी। तो मैंने डीसी साहब से मिला, यहाँ के प्रभारी को चेंज कराया, प्रभार यहाँ का सीएच के हाथ में मिला। तो पता चल रहा है कि यहाँ 1 करोड़ 35 लाख रुपया आया था अस्पताल की व्यवस्था के लिए। यहाँ विधायक जी के संज्ञान नहीं होगा, वो पैसा क्या हो गया? सब मिल बांट के खा गए। कोई सुपर विधायक, कोई अपर विधायक, कोई लोअर विधायक। क्या कहेंगे बना करके? जब हमारे पिताजी बीड़ी पी रहे हैं तो पोता काहे नहीं देखा देखी करेगा? पीछे वाले सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, जब लूट खसोट मचाएंगे तो नीचे के कर्मचारी और नीचे के लोगों पर कितना आप अंकुश लगा पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ में बैठी हुई है सरकार जो वर्तमान में है, ये आदिवासी की सरकार के नाम पर कलंक हो चुकी है। इस आदिवासी की सरकार में इतनी भ्रष्टाचार है, इतनी भ्रष्टाचार है कि जिसकी झोला जितनी मजबूती के साथ उनके हाथ में पहुंच रहा है, उनकी पोस्टिंग उतनी आसानी के साथ हो रही है। अतः आप निचले स्तर पर कर्मचारी
किरानी, और आइएगा बीपीओ, और आइएगा बीडीओ, सीओ, यही दे के आ रहे हैं। हम इनसे लड़ रहे हैं, हम 353 झेल रहे हैं, हम 4 को 353 झेल रहे हैं ये अधिकारियों से लड़ते हुए। फिर भी हम आज भी लड़ाई जारी रखे हैं। अनुमंडल अस्पताल को बता रखे हैं कि जो 37 बच्चे नौकरी कर रहे हैं उसमें से 50% फर्जी है और बिल आप लोग निकालते हो, और उसमें से 50% जो नौकरी करते हैं वो जिस पद पर भर्ती हुए हैं उस पद पर काम नहीं करते हैं। जैसे एक आदमी भर्ती हुआ है वाशरमैन पर और वो काम कर रहा है पत्रकारिता का, सड़क पर घूम रहा है। एक आदमी भर्ती हुआ है सफाई कर्मी और वह गाड़ी चला रहा है और ड्यूटी पीरियड में बाहर है, तो मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है नगर बाजार में, मेन रोड पर, और ड्यूटी लगा हुआ है अस्पताल में, अनुमंडल अस्पताल में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम नेता पहुंचेंगे, हाय हल्ला बचाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि बीमा भी कराए थे तो कैंपस के ड्यूटी पीरियड में है, ये कैसे मर गया है आके? ऐसी धांधली चल रही है। और उसको विधायक के संरक्षण में उनके 4 गुर्गे हैं, असूली हो रहा है, दवा अलगे बेच रहे हैं, अटेंडेंस अलगे बेच रहे हैं, पानी अलगे बेच रहे हैं। अरे पीने के पानी की सप्लाई में घोटाला है अस्पताल में, दवा में घोटाला है। यहाँ तक कि रात को कुछ लोग बियर और बोतल लेके दारू अस्पताल में जाके सोते बैठते हैं। जुआ का अड्डा हो गया है। तो भ्रष्टाचार के लड़ने के लिए हमको ईश्वरीय ताकत और जनता की ताकत पर भरोसा है। जनता ने ताकत दिया, जैसा कि हमको अभी तक कर्म के साथ मिलता रहा है, हम करते रह रहे हैं। आगे भी उन लोगों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा के अंतर्गत ही नहीं, इस देश के अंतर्गत उदाहरण दूं, मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री बना था 2020 के चुनाव के परिणाम पर ना, उसका विधानसभा में 18 फ्लोराइड से पानी पी के बच्चे मर गए थे। तब सरकार रघुवर की थी और मैं गढ़वा जिला में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और डीसी निहार राव से मुआवजा की मांग करते हुए लड़ते हुए जेल गया। और हमारा लड़ाई पर हाई कोर्ट संडे के दिन आके विजिट करता है और प्रतापपुर संग्रह बेलचंपा में आरओ प्लांट लगाने का आदेश देता है। तो मैं कार्यकर्ता हूँ भारत माँ का, मैं बेटा हूँ भारत माँ का। समस्या जहाँ भारत माँ के चरणों में दिखाई देगी वहीं मैं आंदोलन और वहीं संघर्ष करूंगा। वह जगह चाहे किसी क्षेत्र का हो, मैं बंधा हुआ किसी का मजदूर नहीं हूँ। आगे भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना? सबसे पहले कि 2014 के प्रधानमंत्री बनाने वाले भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो घर में छुप असहाय होकर बैठे हैं, उनको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ चुका हूँ। आपका मान सम्मान, आपका हक अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। आपको बुलाऊंगा। झंडा का एक भाजपा का झंडा का लगा हुआ एक मंच होगा, उसमें 14 का, उसमें 19 का जो भी कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनकी कमेटी है, जिला के अधिकारी हैं, सबको बुलाऊंगा, सबका सम्मान करूंगा, सबको जोड़ूंगा। हम एक हैं, भारत एक है। अगर आप एक हैं तो भारत श्रेष्ठ है। मोदी जी के सपना जितने घुस गए हैं इसमें बहुरूपीय कालनेमी के रूप में, हम गंगा के सफाई करेंगे। गंगा में गंदगी आती है तो घाट वाले छोड़ के नहीं भागते हैं, घाट वाले को वहीं रहना है तो सफाई करते हैं। तीर्थ यात्री भाग जाते हैं, तो ये तीर्थ यात्री जो आए हैं ना तो भागेंगे और हम सफाई करेंगे, क्योंकि मेरा घर है, मैं बेटा हूँ यहाँ का, मेरा प्रथम जन्म हुआ है वहाँ, मैं कैसे छोड़ दूंगा। इसलिए भाजपा के सारे लोग हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमारे परमात्मा स्वरूप जन आंदोलन के साथी हैं, भाजपा को लाने वाले। आप उस समय झंडा लेके ढो रहे थे जब चरमबाद नक्सलवाद थी। नक्सलियों के प्रभाव से, नक्सलियों के नेताओं के प्रभाव से भनापुर थर्रा रहा था। तब भाजपा का झंडा उठाने वाला कन्हैया, घर घर झंडा पहुंचाने कन्हैया
भाजपा को मजबूत घर घर पहुंचाने वाला कन्हैया पुनः एक बार उन लोगों को निकालेगा और लाएगा कि आपका घर में कोई अगर कब्जा कर लिया है, आपका जगह जमीन छीन लिया है, अतिक्रमण किया है, तो उनको हम बाहर करेंगे, आपका सम्मान घर आपका वापस करेंगे।